नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग एक नए विषय को जोड़े थे जो हमारा था रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग कुछ कुछ चीजों पर हम लोग बात कर चुके थे। रसायन विज्ञान से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, क्या अवस्थाएं होती है, कौन कौन से तथ्य इनके बनने की संभावना होगी, इन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं की यदि बात करें तो पदार्थ की अवस्थाओं को आज हम लोग को पढ़ना था। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है साथियों? तो पदार्थ की अवस्थाओं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पहली अवस्था क्या है? ठोस है। पदार्थ की पहली अवस्था क्या है? ठोस है। पदार्थ की दूसरी अवस्था क्या है साथियों? ये द्रव है। पदार्थ की तीसरी अवस्था क्या है साथियों? ये गैस है। और पदार्थ की चौथी अवस्था है आपकी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और आपसे यदि पूछ ले कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बात आपको याद रखना। शॉर्ट में से क्या लिखा जाता है? BEC। ये पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग अभी तक देखते हैं। और मुख्यतः हम लोग यदि पूछ लिया जाए कि पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी है, तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते। यदि आपसे पूछ ले पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो चुकी हैं, तो 5 अवस्थाएं इस समय पर खोजी जा चुकी हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और ये क्या है आपकी पांचवी जो अवस्था है वो क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हम लोग बात करते हैं, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ठोस पर, तो ये हम लोगों को आज देखना है पदार्थ की अवस्था जो ठोस होती है उनसे क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो पहले यही है कि ठोस से क्या होता है? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। वह वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है साथियों? ठोस कहलाता है। इस ठोस में कण क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसमें कण पास पास स्थित होते हैं। कण क्या होंगे? पास पास होंगे। यानी कण कैसे होंगे? सघन होंगे, घने होंगे। यानी कण इसमें कैसे होंगे? सघन अवस्था में। तो वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ठोसों में कण कैसे होते हैं, तो पास पास होते हैं, सघन होते हैं। इस वजह से ठोसों का घनत्व क्या होता है? ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व क्या होता है इनका? सर्वाधिक घनत्व होता है। किसका? पदार्थ की किस अवस्था का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। और यदि आपसे पूछ ले कि ये जो पदार्थ के कण हैं वो कैसे जुड़े रहते हैं? पदार्थ के कण अंतराण्विक बल के द्वारा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। अंतराण्विक बल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जो पदार्थ में कण होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो अंतराण्विक बल के द्वारा। यदि आपसे प्रश्न ये भी पूछ ले कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें आकर्षण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। आकर्षण सर्वाधिक। तो ठोसों में क्या होगा? अंतराण्विक बल का आकर्षण क्या होगा? सर्वाधिक होगा साथियों। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतराण्विक बल का कम स्थान किस में होता है? यानी अंतराण्विक बल का कम स्थान यानी क्या होंगे? पास पास होते हैं तो अंतराण्विक बल क्या होते हैं? कम होते हैं, दूर दूर नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखना साथियों।
कौन कौन हो जाएगा? तो अंतराणविक बल के बारे में बात करते थे हम लोग, तो आकर्षण बल इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। अंतराणविक बल का आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। अंतराणविक बलों का स्थान क्या होगा? इसमें अंतराणविक बल के बीच में स्पेस क्या होता है? कम होता है, छोटा छोटा होता है, यानी क्या होगा? कम स्पेस होता है। यदि आपसे पूछ ले कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणविक बल का स्थान कम होता है, तो ठोसों में सबसे कम होता है। जब अंतराणविक बल इसमें क्या होंगे? स्थान जगह कम होगी, सघन होंगे, तो इसमें घनत्व क्या होगा? सर्वाधिक होगा। और जब घनत्व ज्यादा होगा, तो आपको पता है घनत्व क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें कण क्या है? पास पास है। यदि आपसे बोल दी कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होगी? तो साथियों ठोस में होगी। सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होगी? तो ठोस में होगी। क्यों होगी? क्योंकि कण क्या होंगे? पास पास होंगे, सघनता ज्यादा होगी, इस वजह से ध्वनि की चाल भी क्या होगी? इधर पे ज्यादा होगी। और यदि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस अवस्था में होती? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे कम किन में होगी? तो ठोसों में ही होगी। साथियों ये बात आपको याद रखना, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी? ठोसों में होगी। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। साथियों यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि यदि ठोस के तापमान में परिवर्तन कर दे, ठोस के तापमान में परिवर्तन करने पर आयतन में भी क्या हो जाता है? साथियों आयतन में भी क्या हो जाएगा? आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपसे बोल दे यदि ठोसों के तापमान में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे साथियों, तो आयतन में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये ठोसों के बारे में था। ठोस से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? इसमें अंतराणविक बल क्या होगा? आकर्षण सबसे ज्यादा होगा। अंतराणविक बलों के मध्य जो जगह होगी वो सबसे कम कहाँ होगी? तो ठोसों में होगी। घनत्व कहाँ ज्यादा होगा? तो ठोस में होगा। कण पास पास कहाँ होंगे? तो कण पास पास कहाँ होंगे? ठोस अवस्था में होंगे। पदार्थ का वह वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। ये बात आपको याद रखना साथियों। ये पदार्थ की पहली अवस्था के बारे में हम लोग ने पढ़ा। पदार्थ की दूसरी अवस्था जो है, पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो ये आपकी द्रव अवस्था है। तो द्रव, लिक्विड। पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है। वह पदार्थ जिसका आयतन क्या हो? निश्चित हो। आयतन क्या हो? निश्चित हो। और आकार क्या हो? अनिश्चित हो। आकार क्या हो? अनिश्चित हो, द्रव कहलाता है। और इसमें यदि बात करें कण, क्या होंगे? कण दूर दूर, यानी ठोसों से दूर दूर होते हैं। इसमें ठोसों में क्या होते हैं कि कण पास पास होते हैं, सघन होते हैं। तो इसका घनत्व क्या होगा? यदि द्रवों के घनत्व की बात करें साथियों, तो द्रवों का घनत्व होगा ठोसों से कम। ठोसों से कम घनत्व होता है, इसमें याद रखना साथियों। इसमें घनत्व क्या होगा? ठोसों से कम होगा। और यदि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि इसमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या होगा? अंतराणविक आकर्षण
ठोसों से कम होता है साथियों। ठोसों से क्या होगा? ठोस से कम होगा, क्योंकि अंतराणविक बल सबसे ज्यादा किसमें है? ठोसों में। तो जो द्रव अवस्था है उसमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या होगा? ठोसों से थोड़ा कम होगा। और यदि आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि यदि द्रव के तापमान में परिवर्तन, द्रव के तापमान में परिवर्तन करने पर आयतन में क्या हो जाता है साथियों? आयतन में परिवर्तन हो जाता है। द्रव के तापमान में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, तो आयतन में भी क्या हो जाएगा साथियों? द्रव के आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, कण ठोसों से दूर दूर होते हैं। यदि आपसे बात किया जाए घनत्व क्या होगा, बात कर रहे थे हम लोग, द्रव के तापमान में परिवर्तन करने पर आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। साथियों एक प्रश्न और याद रखना, जो आपके ठोस होते हैं इसमें संपीड़नता क्या होती है? संपीड़नता की यदि बात कर लेते हैं, संपीड़नता इसमें क्या होगी? तो इसमें संपीड़नता सबसे कम होती है। यदि आपसे पूछ ले पदार्थ की किस अवस्था में संपीड़नता सबसे कम होती है, तो ठोस अवस्था में संपीड़नता सबसे कम होती है। और जो आपके द्रव हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें संपीड़नता की यदि बात करें, संपीड़नता ठोस से क्या होगी? अधिक होगी साथियों। ठोस से क्या होती है? अधिक होती है। तो ये बात थी हमारे द्रव की। तो हमने पहली अवस्था पढ़ी ठोस, दूसरी पढ़ी द्रव, और तीसरी जो अवस्था है वो क्या है? गैस। यानी तीसरी अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, गैस के बारे में। तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है साथियों? गैस है। ये बात आपसे बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बन सकता है। अवस्था है पदार्थ की, तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस। तो इस गैस के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या हो? आकार और आयतन क्या रहे? अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन अनिश्चित हो, वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है साथियों। ये बात आपको याद रखना। इसमें जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या होंगे? दूर दूर होते हैं। इसमें कण क्या होंगे? दूर दूर। यानी कणों के मध्य जो आपका स्पेस होता है वो क्या होता है? ज्यादा दूरी पर होता है। इस वजह से ही इसमें क्या होती है? ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे कम होती। यदि आपसे पूछ ले कि ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ होगी? गैसों में। और जो निर्वात में यदि पूछ ले कि ध्वनि की चाल क्या होगी, सबसे कम कहाँ होती है? तो निर्वात में। क्यों? क्योंकि निर्वात में आपका चलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ध्वनि के लिए तो कणों की ज्यादा जरूरत है। तो ये बात याद रखना, इसमें कण क्या होंगी? ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। तो ये बात आपको याद रखना और एक नोट बना के लिख लो। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती? तो निर्वात में होती। निर्वात में कण होंगे ही नहीं, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे कम। यदि अवस्था की बात करें तो ध्वनि की चाल सबसे कम किस अवस्था में होगी? गैसीय अवस्था में होगी, गैस में होगी। और यदि इधर से बात करें तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। यानी प्रकाश का जो वेग होगा, प्रकाश सबसे तेज गति कहाँ करेगा? इन गैसों में करेगा। और यदि सबसे तेज गति करेगा तो सबसे ज्यादा तेज कहाँ करेगा गति? तो बता सकते हो? सबसे तेज गति कहाँ करेगा प्रकाश? प्रकाश सबसे तेज गति करता है तो निर्वात में। जहां प्रकाश को रोकने टोकने के लिए कोई नहीं होता है साथियों, तो उधर प्रकाश क्या है? ज्यादा तेजी से गति कर पाता है। यानी प्रकाश इधर क्या होगा? किस अवस्था में सबसे तेज गति करेगा, या प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है? तो गैस में होती है साथियों। यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि इसमें
अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। अंतराण्विक बल का आकर्षण सबसे कम कहां होता है? गैसों में होगा। और इधर पे क्या होगा? अंतराण्विक बल का सर्वाधिक स्थानों का, यानी स्पेस क्या होगा? स्थान क्या होगा? स्थान क्या होगा? या जगह क्या होगी? सर्वाधिक जगह होगी। किन में? तो गैसों में सर्वाधिक जगह होती है साथियों अंतराण्विक बल की। यदि आपसे पूछ ले ये जो गैस है इसमें संपीड़नता क्या होगी? संपीड़नता क्या होगी? सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक कहाँ होगी? सर्वाधिक। यदि आपसे पूछ ले कि जो गैस होते हैं उसमें संपीड़नता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। क्या गैस की संपीड़नता क्या होगी? सर्वाधिक होगी। गैसों में संपीड़नता क्या होगी? सर्वाधिक होती है साथियों। यदि आपसे पूछ ले गैसों के तापमान में वृद्धि कर दे, गैसों के तापमान में परिवर्तन करने पर आयतन में क्या हो जाएगा? आयतन में परिवर्तन हो जाता साथियों। इसके तापमान में भी परिवर्तन करने पर भी आयतन में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। यदि आपसे बोल दें कि गैसों के दबाव पर या गैसों के दबाव में वृद्धि, तो गैसों के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? यानी दबाव में क्या कर दे? वृद्धि कर दे। गैसों का दबाव क्या कर दे? ज्यादा कर दे। तो साथियों क्या होगा गैसों के दबाव से वृद्धि करने पर? गैसों के दबाव में वृद्धि कर देंगे तो आयतन में भी क्या हो जाएगा? आयतन में वृद्धि हो जाती है साथियों। ये बात याद रखना, ये बात आपको याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। तो दबाव में क्या कर दे? दबाव में जो प्रेशर होता है यदि उसमें क्या कर दे? वृद्धि कर दे तो आयतन भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। आयतन में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है साथियों। यदि आपसे पूछ ले कि यदि गैसों का आयतन क्या हो जाए? गैसों का आयतन क्या हो जाए साथियों? शून्य हो जाए, तो यही स्थिति क्या कहलाती है? परम शून्य ताप कहलाती है। परम शून्य ताप कहलाती है साथियों। ये बात आपको याद रखना। यदि गैसों का आयतन क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो क्या कहलाता है? यही स्थिति परम शून्य ताप कहलाती है। यदि आपसे और प्रश्न बोल दे कि जो आपका गैसों के तापमान में हम लोग क्या कर रहे थे? परिवर्तन कर रहे थे, तो आयतन में भी क्या हो जा रहा था? परिवर्तन हो जा रहा था। जब गैसों के तापमान में परिवर्तन करेंगे तो आयतन में भी क्या हो गैसों के तापमान में क्या हो जाए? ये परिवर्तन हो जाए। तो गैसों के तापमान में क्या कर दे? परिवर्तन कर देंगे तो आयतन में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो यही कहलाता है गैस का तापीय प्रसार। गैस का तापीय प्रसार कहलाता है। तापीय प्रसार कहलाता है साथियों। ये बात आपको याद रखना। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि यदि हम गैस के तापमान में परिवर्तन कर दे तो उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। ये क्या कहलाता है? तो गैस का तापीय प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? गैस का तापीय प्रसार कहलाता है। और यदि आपसे बोल दे कि गैस का आयतन क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो परम शून्य ताप कहलाता है। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम संपीड़ितता किसमें होती है? तो ठोसों में। और सबसे अधिक संपीड़ितता कहाँ होती है? तो कहाँ होगी? ये होती है गैसों में। और यदि आपसे पूछ ले सबसे कम घनत्व कहाँ होगा? सबसे कम घनत्व, यदि आपसे पूछ ले कि डेंसिटी सबसे कम कहाँ होगी? तो गैसों की सबसे कम घनत्व होगी, सबसे कम डेंसिटी होगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी ठोस में होती है। सबसे कम घनत्व कहाँ होगा साथियों? तो ये गैसों में होता है। याद रखिएगा, ये पदार्थ की तीसरी अवस्था थी। पदार्थ की चौथी अवस्था के हम लोग बारे में बात करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ये प्लाज्मा है। ये क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था।
यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा। और यह एक प्रकार की गैस है। और कैसे है? तो यह गर्म आयनित गैस है। कैसी गैस है? अगर आपसे पूछ ले तो गर्म आयनित गैस है। कैसी है? गर्म आयनित गैस है। और यदि आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि इसका जो ऋणावेशित आयन है और धनावेशित आयन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। यदि आपसे पूछ ले ऋणावेशित आयन और धनावेशित आयनों की संख्या समान होती है। और यदि आपसे पूछ ले जो आपका क्या है? सूर्य और तारों की ऊष्मा, ये कहां से उत्पन्न होगी? सूर्य और तारों की ऊष्मा का संबंध कहां से है? तो प्लाज्मा से। इनसे ही उत्पन्न होती है साथियों। ये क्या है? गर्म आयनित गैस है, जिसमें ऋणावेशित आयन और धनावेशित आयन की संख्या क्या होती है? समान होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। ये गर्म आयनित गैस है। और ये क्या है? यह एक प्रकार की गैस है। और सूर्य और तारों की ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है तो प्लाज्मा से, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था से। ये प्रश्न आपको याद रखना। और पदार्थ की पांचवी अवस्था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है साथियों? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। और ये कैसी है? ये गर्म थी, गर्म आयनित गैस है। इसका ताप क्या है? निम्न ताप। इसका तापमान क्या रहता है? निम्न ताप। पदार्थ की यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पदार्थ की कौन सी अवस्था निम्न ताप वाली होती है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था निम्न ताप वाली होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा, वो क्या होगी? उच्च ताप वाली होगी। कैसी होगी? उच्च ताप। इसका उच्च तापमान होगा। और यदि आपसे प्रश्न एक और पूछ ले कि पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? विद्युत की सुचालक, तो प्लाज्मा ही क्या है? विद्युत की सुचालक होती है। साथियों ये बात आपको याद रखना। पांचवी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसका जो खोज किया था किसने किया? खोज किया सत्येंद्र नाथ बोस ने, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। और इसकी अवधारणा दोनों ने मिलकर दी थी। अवधारणा किसने दिया? अवधारणा तो ये दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने। और दोनों ने मिलकर, दोनों वैज्ञानिकों के नाम पे ही पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम दिया गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ये निम्न ताप वाली होती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। खोज करने वाले हैं सत्येंद्र नाथ बोस। ये पदार्थ की हमने पांचों अवस्थाओं के बारे में देखा। आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में किनका प्रसार कहाँ होता है। यदि आपसे पूछ ले कि पदार्थ का घनत्व की यदि बात करें, आरोही क्रम में लगाया जाए, तो घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होगा? ठोस में। कहाँ होगा? ठोस में। फिर कहाँ होता है? सबसे कम द्रव में। और लास्ट में यदि पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कम किस में होता है, घनत्व किस में होगा, तो सबसे कम घनत्व होता है गैस में। सबसे ज्यादा घनत्व किस में होगा साथियों? तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन हो गया?
तो घनत्व में आरोही क्रम में देखिए सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, ठोस में, फिर क्या है कम उससे द्रव में, और सबसे कम है गैस में। और यदि आपसे पूछे कि अंतराण्विक बल के आधार पर देखें, अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा किस में होगा, तो अंतराण्विक बल की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, फिर होता है उससे कम द्रव में, और सबसे कम होता है किस में, गैस में। और यदि आपसे बात कर लिया जाए कि इसमें जो प्रसार होता है, सबसे ज्यादा प्रसार किस में होगा, प्रसार के आधार पर भी देख लेते हैं। प्रसार सबसे ज्यादा प्रसार किस में होगा, तो सबसे ज्यादा प्रसार होता है किस में, गैस में। फिर किस में होगा, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। प्रसार सबसे कम किस में होगा, तो ठोसों में प्रसार सबसे कम होता है। और यदि आपसे पूछ ले गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रसार होता है। और चौथा इसमें देख ले विसरण। विसरण विसरण की यदि बात कर ले, सबसे ज्यादा विसरण किस में होगा, तो गैस में होता है साथियों। उससे कम किस में होगा, तो द्रव में होगा। ठोसों में सबसे कम विसरण होता है। तो ये बात आपको प्रश्न याद रखना है। घनत्व की यदि बात करें तो ठोस सब में सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम किस में होता है साथियों, तो ये सबसे कम गैसों में होता है। अंतराण्विक बल की बात करें साथियों, तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, गैसों में सबसे कम होता है। प्रसार की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा प्रसार गैस में होता है, और सबसे कम ठोस में होता है। सबसे ज्यादा विसरण किस में होगा, गैस में होगा, और सबसे कम किस में होगा, तो ठोस में होगा। एक और देख लीजिए, ये जो गतिज ऊर्जा की एक प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी। गतिज ऊर्जा की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है गैसों में, फिर कहाँ होगी, उससे कम होगी द्रव में, और सबसे कम कहाँ होगी, तो ठोस में होती है। गतिज ऊर्जा की यदि बात करें तो सबसे कम किस में होगी, ठोस में होगी। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी, गैस में होगी। तो ये हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखा, पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में, घनत्व के बारे में देखा, अंतराणिक बल के बारे में देखा, प्रसार के बारे में देखा, विसरण के बारे में देखा, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो पदार्थ में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होगी, तो गैसों की सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, और सबसे कम गतिज ऊर्जा तो ठोसों में। विसरण की यदि बात करें तो गैसों का सबसे ज्यादा विसरण होता है, और यदि बात करें तो ठोस में सबसे कम विसरण होता है। प्रश्न इधर से गतिज ऊर्जा, यदि हम लोग बात कर रहे थे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है गैसों में, और सबसे कम कहाँ होती है, ठोसों में। ये प्रश्न पदार्थ की अवस्थाओं से प्रश्न बनते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं हम लोगों ने देखी कितनी प्रकार थी, 5 अवस्था थी पदार्थ की। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पांचवी अवस्था जो खोजी जा चुकी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बात आपको याद रखनी। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निम्न ताप वाली अवस्था है। उच्च ताप वाली अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है साथियों, ये विद्युत की सुचालक होती है। ये प्रश्न एसएससी जेडी में 2 से 3 बार आ चुका है, ये याद रखना। आगे हम लोग बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन। 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं। तो साथ ही आगे देखते हैं हम लोग क्या, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। तो हम लोग बात कर रहे थे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। पहला तो प्रश्न इधर से देख लो क्या बन सकते हैं। तो 2 तरीके से पदार्थ में क्या होता है, पदार्थों नहीं करो पदार्थ करो, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। तो क्या क्या हो गया, पहला तो इसमें भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होने वाला है साथियों, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजमेंट, फिजिकल चेंजमेंट। ये बात आपको याद रखना। दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो इधर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, केमिकल चेंजमेंट, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी पदार्थ में क्या करे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परिवर्तन होने पर
तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे क्या, ये भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, तो अस्थायी परिवर्तन होता है इसमें। अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये कि जैसे इसमें चेंजमेंट होगा तो वह पुनः अवस्था में वापस आ जाएगा। यदि कोई भी पदार्थ में यदि परिवर्तन हुआ है, पदार्थ में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ, और यदि पुनः अवस्था में वापस हो जाए तो वही क्या कहलाता है, अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। यह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो है वो कैसा है, स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन, इसका मतलब इसमें पदार्थ में परिवर्तन होगा तो पुनः अवस्था में वापस नहीं आएगा, यानी इसमें क्या है, इसमें पुनः अवस्था में नहीं आता है। और इसमें कोई यदि परिवर्तन हो जाए तो इसमें परिवर्तन होने के बाद, होने के बाद पुनः अवस्था में आ जाता है। याद रखिए, तो यानी जब भी किसी पदार्थ में क्या हो, परिवर्तन हो, वह पुनः अवस्था में वापस आ जाए तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जब किसी पदार्थ में क्या हो, परिवर्तन हो और पुनः अवस्था में वापस नहीं आता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये स्थायी परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने का मतलब लौट के वापस आ जाएगा उसी अवस्था में। जैसे मैं बोलूं, जल का गर्म होना, जल का क्या होना, गर्म होना, ये कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है साथियों। यदि मैं आपसे बोल दूं कि दूध का उबलना, दूध का उबलना, ये भी कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। तीसरा यदि मैं बोल दूं मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसका, भौतिक परिवर्तन में मोमबत्ती का पिघलना। ये कैसा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है साथियों, जल का गर्म होना। और यदि आपसे बोले दूध का गर्म होना और मोमबत्ती का पिघलना, यदि आपसे बोलूं पानी से क्या होना, इसमें पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ का बनना। और पांचवा कागज का फटना, कागज का फटना, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो आपको याद रखना है क्या साथियों, पानी से बर्फ का बनना और मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना नहीं, मोमबत्ती का क्या, पिघलना, ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं साथियों। और यदि रासायनिक परिवर्तन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। दूसरा क्या होगा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन होना, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना और लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन होना, भोजन का पाचन होना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है साथियों। और यदि आपसे बोल दे चौथा क्या है, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। और आपसे बोल दे कागज का जलना, कागज का जलना, ये क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में साथियों आपको याद रखना है मोमबत्ती का जलना,
लोहे पर जंग लगना, और क्या हो सकता है आपका दूध से दही बनना, और आपका क्या है भोजन का पाचन होना। और यदि आपसे बोल दे कि मक्खन का खट्टा होना, ये भी आपका क्या है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा साथियों, इधर से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो तरीके के परिवर्तन होते हैं पदार्थ में। पदार्थ से ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। आपसे ऑप्शन दे लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है साथियों, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और यदि आपसे पूछ ले कि मानव शरीर में भोजन का पाचन होना ये किस प्रकार का परिवर्तन है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था को क्या खो दे, अपनी अवस्था को ही क्या कर दे, खो देता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जब अपनी अवस्था को खो देता है और पुनः अवस्था में वापस आ जाता है, तो वही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। साथियों, ये प्रश्न थे आपके पदार्थ में होने वाले परिवर्तन से। पदार्थों से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम लोग उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा एक दो और इधर से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, वो देख लेते हैं हम लोग। 2 मिनट का और हम लोग देखते हैं, 2 मिनट का और लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे परमाणु के बारे में। क्या परमाणु होते हैं, क्या परमाणु से प्रश्न पूछे जाने के चांस रहते हैं, वो देखते हैं। तो ये थे हमारे क्या पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें यह स्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ में परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन होने के बाद वह पुनः अवस्था में वापस आ जाता है, तो भौतिक परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो वह अपनी पुनः अवस्था में वापस नहीं आता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ये आपके क्या है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ प्रश्न और बनने की संभावना रहती है यहाँ से। तो पहला तो यही है, कुछ ठोस जो है, जैसे ठोस है, द्रव और गैस, इधर से भी एक दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो क्या कहलाता है, गलन कहलाता है या गलनांक कहलाता है। क्या होता है, गलन या गलनांक कहलाता है। यदि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए तो वो वाष्पीकरण कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और जब कोई पदार्थ क्या हो जाए, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले, तो ये क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। और जब आपका कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदले तो हिमांक कहलाता है साथियों, यह हिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमीकरण। तो ये बात याद रखना, ये जैसे ही क्या हुआ ठोस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है, आपका गलनांक कहलाता है। क्यों, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो गलनांक होता है। और यदि आपसे बोल दे कि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस में बदल जाए, यानी जल का उबलना, जल का उबलना, ये क्या कहलाता है आपका तो जल का उबलना होता है बाष्पीकरण। और यदि इधर से देखा जाए तो इधर में देखा है, कौन सा उदाहरण देखेंगे, इधर बर्फ का बनना, सॉरी गैस, जल वाष्प एक करते थे, जल वाष्प, जल वाष्प का बनना। गैसों को क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। और हिमीकरण में हम लोग देखते हैं क्या, जल से क्या करना, बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना, बर्फ बनना, ये क्या कहलाता है साथियों, तो हिमांक कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है।
और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में ना बदले सीधा गैस अवस्था में बदलता है तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है साथियों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में ना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर का जलना, कपूर का जलना, ये क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। यदि आपसे बोल दे शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का पिघलना, शुष्क बर्फ का पिघलना, ये भी क्या आता है? ऊर्ध्वपातन में ही आता है। यदि आपसे पूछ ले आयोडीन, आयोडीन ये भी क्या है? ऊर्ध्वपातन से संबंधित होता है। यदि आपसे पूछ ले अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये भी क्या है? ऊर्ध्वपातन से संबंधित है साथियों। तो याद रखना है, यानी जब कोई पदार्थ क्या हो जाए? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है तो ये निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है तो निक्षेपण कहलाता है। जैसे काजल का बनना, काजल का बनना, या मैं आपसे बोल दूं चिमनी की दीवारों पर कालिख जमा होना, चिमनी की दीवार पर कालिख जमा होना, कालिख जमा होना, ये बात आपको याद रखना। तो पदार्थ की अवस्थाओं से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? यदि कोई पदार्थ पिघल जाए तो उसे किस अवस्था में क्या बोला जाता है? तो इन अवस्थाओं में हम लोगों ने बात किया। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो गलनांक कहलाता है। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है तो बाष्पीकरण कहलाता है। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है तो द्रवणांक कहलाता है। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है तो हिमीकरण कहलाता है। और जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और जब कोई पदार्थ गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है तो निक्षेपण कहलाता है। और निक्षेपण का क्या है? काजल का बनना, दीवार, चिमनी की दीवार पर कालिख जमा होना, ये निक्षेपण के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन कपूर का जलना, सोडियम क्लोराइड और आयोडीन और शुष्क बर्फ का पिघलना, ये क्या है? ऊर्ध्वपातन से संबंधित है। साथियों ये थी क्या पदार्थ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी अवस्थाओं से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग आगे देखेंगे परमाणु, पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है क्या परमाणु, इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है? आप लोगों के लिए परीक्षा में हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जितने भी साथी हो सभी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को थैंक यू।